सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक स्वागत। पीएम के विमान को लड़ाकू विमानों ने किया एस्कॉर्ट। जद्दा पहुंचने पर दी गई तोपों की सलामी। मुख्यमंत्री ने बार्सिलोना में भारतीय उद्योगपतियों से की मुलाकात। झारखंड में निवेश का आमंत्रण। मशहूर फुटबॉल क्लब ने प्रशिक्षण के लिए दिया एमओयू का प्रस्ताव। भाजपा प्रदेश कार्यालय में वक्फ संशोधन अधिनियम जनजागरण अभियान के तहत कार्यशाला। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी हुए शामिल। रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांके डैम का किया निरीक्षण। हालत पर जताई चिंता। साफ सफाई को लेकर पर्यटन सचिव से की बात, दिए निर्देश। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यात्रा के क्रम में वे रणनीतिक साझेदारी के तहत विभिन्न बैठक और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इधर उनका सऊदी अरब में आज एक अनोखे और ऐतिहासिक तरीके से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के विमान के सऊदी एयर स्पेस में पहुंचते ही वहां के लड़ाकू विमानों ने उनको एस्कॉर्ट देते हुए जद्दा तक सुरक्षा प्रदान की। जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उनके न्योते पर 2 दिनों के लिए सऊदी अरब रवाना हुए हैं और सऊदी अरब पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। अभी कुछ देर पहले हम आपको दिखाई रहे थे, जिसमें तोपों की गड़गड़ाहट भी सुनाई पड़ रही थी। तो प्रधानमंत्री के स्वागत में वहां तोपों की सलामी दी गई और इसके बाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री का ये औपचारिक स्वागत भी किया गया है। जेद्दा में सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जबरदस्त स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार ये सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर गए हैं। ये 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ख़ास तौर पर जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, उनके आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हो रहा है। जद्दा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य और शानदार तरीके से स्वागत हुआ और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। पीएम को अपने बीच पाकर भारतवंशी भी खासे उत्साहित दिखे और उनका स्वागत पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर किया। इस दौरान श्री मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। होटल पहुंचे, किस तरीके से पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जो हैं इस दौरान दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आजकल विदेश यात्रा पर हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में वे लगातार विभिन्न क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकों और संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस क्रम में श्री सोरेन ने प्रवासी भारतीय व्यवसायियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से भी मुलाकात की और झारखंड में पूंजी निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित किया। झारखंड के प्रतिनिधि मंडल ने उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए हर संभव सहूलियतें देने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री से बैठक के दौरान चेकोस्लोवाकिया के टेस्ला ग्रुप एएस के सीईओ ने झारखंड में गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। वहीं मशहूर आरसीडी स्पेनियोल फुटबॉल क्लब ने झारखंड के फुटबॉल कोच के प्रशिक्षण के लिए एमओयू का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नए वक्फ कानून को लेकर आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की जमीन देश के हित में इस्तेमाल होनी चाहिए। अब लुटेरे तत्व वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा नहीं कर पाएंगे। सरकार का उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम नागरिकों को न्याय और विकास के अवसर मिले, इसे सुनिश्चित करना है।
दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। 9,70,000 से भी ज्यादा, 9,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में है। लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिस यूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, यह भी एक चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा 2 लक्ष्य हैं। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना, और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना। ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। इधर रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन अधिनियम जन जागरण अभियान के सिलसिले में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने भी संबोधित किया। उन्होंने नए वक्फ कानून की खूबियों से लोगों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को जागरूक करने पर जोर दिया। कार्यशाला में पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने इस कानून की सराहना की और जन जागरण अभियान में सबों की भागीदारी पर बल दिया। रांची प्रेस क्लब में आज कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में समसामयिक विषयों पर पार्टी संगठन की मजबूती के लिए मंथन हुआ। प्रदेश प्रभारी के राजू ने पार्टी द्वारा विस्तार पर मंथन हुआ। प्रदेश प्रभारी के राजू ने पार्टी द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी दिया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। रास्ते पर चलकर हम लोग जो है संकल्प लेने का काम और समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा लगन के साथ हम लोग जो है सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे, जनता के खोज के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। जमशेदपुर में श्री दास ने कहा कि राज्य में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं, उन्हें समझना चाहिए कि राज्य में निवेश के लिए अपराध मुक्त माहौल जरूरी है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है, क्योंकि गृह विभाग भी वही संभाल, और मुख्यमंत्री विदेश जाने के पहले भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर थी। तो अब ठीक है, निवेश के लिए बाहर गए तो निवेश उसी राज्य में निवेशक जाते हैं जहां कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, निवेश के अनुकूल माहौल हो, त्वरित निर्णय हो, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी। लेकिन जहां राजधानी रांची में प्रतिदिन, जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी में प्रतिदिन हत्या, धनबाद, बोकारो जैसे शहर में प्रतिदिन हत्या हो रही है, कौन निवेशक आएगा? इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिवंगत विनय सिंह के परिजनों से जमशेदपुर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और आम लोग डर के साए में जीने को विवश हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपराधियों के लगाम को कसने की जरूरत है। जा रहा है, इसलिए कि जब लोग आशंकित रहेंगे, दहशत में रहेंगे, इस तरह की घटनाएं घटेगी, तो स्वाभाविक रूप से कामकाज करने वाले व्यक्ति का जो ऊर्जा है वो नकारात्मक होगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि मुझे तो किसी चीज़ के बारे में ये नहीं है कि मैं घर वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो इस तरह की स्थिति जो बनते जा रही है, ये एक चुनौती का विषय है, ये एक गंभीर विषय है।
झारखंड विधानसभा में आज राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राज्य शाखा की बैठक हुई। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सदन के बेहतर संचालन की प्रक्रिया संबंधित विषयों पर विमर्श हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना एवं संगठन की भूमिका के संबंध में कहा कि वर्ष 1911 में गठित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 56 देशों का भव्य संगठन बनकर उभरा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। यह संगठन सुशासन, लोकतंत्र एवं मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए तथा कानून निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। शक्ति दुबे ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में टॉप किया है, वहीं दूसरे स्थान पर हर्षिता गोयल रहीं। गिरिडीह जिले के राजधनवार के भाजपा नेता पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह के पुत्र दिव्यांशु शांडिल्य ने भी इस परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। गढ़वा की छाया कुमारी ने 530वां रैंक हासिल कर जिला और राज्य का मान बढ़ाया है। इस बार कुल 1009 अभ्यर्थी का चयन हुआ है, जिसमें 284 महिलाएं और 725 पुरुष शामिल हैं। टॉप 5 में 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 45 दिव्यांग अभ्यर्थी भी चुने गए हैं। शक्ति दुबे और हर्षिता गोयल ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और लगन को दिया है। anything more important than your life it is. So I think ये चीज़ें हैं जो बच्चों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। मैं IAS बनना चाहती थी और मेरा गोल यही था कि मैं लोगों के लिए कैसे उनकी लाइफ बेटर बना सकूं, और मेरा स्पेशल फोकस रहेगा औरतों की लाइफ को बेटर करना, अपलिफ्ट करना, उनको अपलिफ्ट करना, कि मैं एक इंस्पिरेशन बन सकूं जिनसे वो भी आगे आएँ और आगे आके अपने परिवार का नाम भी रोशन कर पाए। देश को अगले वर्ष मार्च तक नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ सुरक्षा बलों के जवान आगे बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में राज्य में भी नक्सलियों पर वार और प्रहार तेज कर दिया गया है। कल बोकारो के लुगु पहाड़ में मुठभेड़ में 8 नक्सली मार गिराए गए। अब सारंडा क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराने का लक्ष्य है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नक्सलियों पर वार और प्रहार के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा। सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस दिखाते हुए बोकारो के बीहड़ इलाकों में घुसकर 1 करोड़ के इनामी विवेक उर्फ प्रयाग मांझी समेत 8 नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया। बोकारो में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की घेराबंदी और उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन डाका बेड़ा चलाया, जो बेहद कामयाब रहा। जिले के लुगु पहाड़ की तलहटी 8 नक्सलियों के लिए अंतिम ठिकाना साबित हुई। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पारसनाथ, झुमरा एवं लुगु पहाड़ अब नक्सलियों के काले साए से मुक्त है। इस ऑपरेशन के दौरान झारखंड के इतिहास में सबसे पहली बार सीसीएम रैंक के 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता को, कमांडर को मार गिराने में हमारे ट्रूप्स ने सफलता हासिल की है। बोकारो का लुगु, झुमरा और गिरिडीह का पारसनाथ, इस क्षेत्र से निश्चित तौर पर इस नक्सली गुट को हमने हटाने में सफलता पाई है। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल के अधिकारी और जवान शामिल थे। सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह ने कहा कि यह सफलता बेहतर रणनीति और आपसी समन्वय से मिल पाई। उन्होंने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वे पुनर्वास के लिए बनी नीति का फायदा उठाएं या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहें। नक्सल मुक्त करने की दिशा में करीब करीब पहुंच चुके हैं। अब आखिरी लड़ाई, जैसा सर ने बताया, सारंडा की लड़ाई बचती है, तो वहाँ भी हम लोग का यही आह्वान रहेगा कि नक्सली सरेंडर करें। अपने भविष्य में काम अच्छे से करेंगे। ज्वाइंट टीम हम लोग की बहुत अच्छी है, आपस का समन्वय अच्छा है और हम जल्द ही जो झारखंड को नक्सल मुक्त कर पाएंगे। इस अभियान में शामिल सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई करते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि अब अगला लक्ष्य पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त करना है। इसलिए जो बचे खुचे, खास करके जो चाईबासा के सारंडा के जो नक्सली है, आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूं और उन लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूं। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, जिले में अमन, चैन और शांति चाहते हो तो आप सरेंडर कीजिए। डीजीपी ने यह भी कहा कि पुलिस को नक्सलियों के सभी ठिकानों, गतिविधियों और लोकेशन की जानकारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को मुख्य धारा में लौटने का यह आखिरी मौका है, जिसके बाद इनका खात्मा तय है। मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमें अपने राज्य के हर उग्रवादी की पूरी जानकारी भी उपलब्ध है
और उसका लोकेशन भी हमें प्राप्त है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में नक्सलवाद अब इतिहास बन चुका है। राज्य गठन के बाद से अब तक 806 नक्सली मारे गए हैं और उनके कई गढ़ ध्वस्त कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के हौसले और जज्बे के कारण झारखंड में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ वार और प्रहार की रणनीति कारगर साबित हुई है और उनका शीर्ष नेतृत्व और तंत्र धाराशाही हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, उस हिसाब से वह दिन दूर नहीं जब लाल आतंक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। डीडी न्यूज के लिए बोकारो से मनोज कुमार और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मुद्दे पर राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भ्रष्टाचार और अवैध खनन की भेंट चढ़ चुका सिल्ली के राढ़ू नदी पर बना पुल कभी भी भरभरा कर ध्वस्त हो सकता है। श्री मरांडी ने कहा कि बालू तस्कर सिर्फ पुल की बुनियाद नहीं खोद रहे बल्कि विकास की संभावनाएं और युवाओं के भविष्य पर भी चोट पहुंचा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने कांके डैम की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। श्री सेठ ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ आज डैम का निरीक्षण किया। इस क्रम में डैम में फैली जलकुंभी के अंबार और गंदगी को देखकर उन्होंने पर्यटन सचिव को फोन कर डैम की सफाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए। रक्षा राज्य मंत्री ने नगर निगम, जल संसाधन, मत्स्य पालन और पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कांके डैम की साफ सफाई के साथ समुचित रख रखाव का दीर्घकालीन योजना बनाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि यह डैम रांची की बड़ी आबादी को जीवन देता है। यह शासन की जिम्मेदारी है कि इस डैम का संरक्षण करे ताकि यहाँ के जल स्रोत जिंदा रह सके। देवघर कॉलेज में एनसीसी धनबाद के द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 500 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। 30 अप्रैल तक चलने वाले इस कैंप में कैडेट्स को फायरिंग और फील्ड क्राफ्ट के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। कैंप का उद्घाटन करते हुए कर्नल आर.के. सिंह ने कहा कि यह कैंप युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। जहाँ पर CATC प्लस TSC कैंप चलाया जा रहा है। TSC कैंप में जो बच्चे आगे से सिलेक्ट होकर आए हैं उनका प्रोग्राम चलेगा और CATC में हम JD और JW की फायरिंग टीम का चयन कर रहे हैं। जय हिंद सर। बरेली के विंध्यार्ष मिश्रा वेब्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट के रूप में चयनित हुए हैं। उन्होंने इसके लिए प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि वह इस मंच को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रस्तुत करने का एक सुनहरा अवसर मानते हैं। बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने, सहयोग करने और वैश्विक साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान कर रही है। इस चैंपियनशिप से जुड़े एनिमेशन, शॉर्ट फिल्म और कॉमिक क्रिएटर जैसे विभिन्न विधाओं में देश के अलग अलग जगहों के लोगों ने अपने हुनर के जरिए फाइनलिस्ट सूची में अपनी जगह बनाई है। बरेली के विद्यांश ने भी ऑल इंडिया कॉमिक्स क्रिएटर के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। ये कंपटीशन भारत सरकार की ओर से उन बच्चों के लिए आयोजित किया गया था जिनकी कॉमिक्स क्रिएशन में रुचि है। विद्यांश ने बताया कि उसे बचपन से ही ड्राइंग में रुचि रही है और चित्र बनाने की प्रेरणा उसे अपने आसपास के लोगों से मिली। विद्यांश के पिता शिवशंकर मिश्रा भी अपने बेटे के बचपन से इसमें रुचि की तस्दीक करते हैं और ये कहते हैं कि यही वजह है कि आज विद्यांश इस मुकाम पर पहुंचा है। ड्राइंग हाउस, वहाँ से मुझे एक वीडियो दिखी इसमें इस कंपटीशन के बारे में बताया हुआ था, तो मैंने वहाँ से सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। वही मैंने जो बताया कि द ड्राइंग हाउस चैनल मुझे मिला, तो मैंने उस पर एक वीडियो देखी थी। उस पर उन्होंने बताया था कि ऐसा एक कंपटीशन हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो मैंने कहा कि चलो एक बार पार्टिसिपेट करते हैं। जब गवर्नमेंट का नाम सुना तो लगा कि हाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो पार्टिसिपेट किया और सफ़र तो काफ़ी सही रहा क्योंकि शुरुआत से ज़्यादा पेजेस बनाने नहीं थे, रफली 10 पेजेस बनाने थे। 10 पेजेस इतना मुश्किल काम नहीं है, तो ठीक ही लगा। बच्चे तो देखिए, ये तो मैं नहीं बताऊँगा कहाँ से आते, कैसे बता सकता हूँ, मगर ये था कि ऑल ओवर इंडिया से ही लोग आए थे और अभी जितने फाइनलिस्ट हैं मैंने उनमें देखा कई लोग हैं जो कि बहुत अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तो मुझे लग रहा कि पूरे देश से ही अलग अलग जगह से लोग आए होंगे कि हाँ जो काम किया उसमें सफलता मिली, तो काफ़ी खुशी है इस बात की।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने विश्व पृथ्वी दिवस पर सभी प्रकृति प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने धरती को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में सामूहिक प्रयास पर जोर दिया और अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। भाजपा कार्यकर्ताओं और भूतपूर्व सैनिकों ने आज रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। श्री सेठ ने विकास और कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची आवास पर आयोजित जनता दरबार में जन समस्याओं को सुना और त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए। साहिबगंज में चौकीदार बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि 470 सफल अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच शुरू हो गई है और पारदर्शिता के साथ दस्तावेजों का सत्यापन जारी है। पश्चिमी सिंहभूम में पोषण पखवाड़ा के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। पोषण पखवाड़ा के जिला स्तरीय समापन कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त ने भी शिरकत की। जनसंपर्क कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित पाक कला प्रतियोगिता में उन्होंने सेविका सहायिका द्वारा स्थानीय उत्पाद से निर्मित व्यंजनों का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की तथा प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। पूर्वी सिंहभूम में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने अपूर्ण योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। कोडरमा उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुई। इस मौके पर उन्होंने समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारी को आवेदन हस्तांतरित कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त की मौजूदगी में टासरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नीति के तहत लिए गए निर्णय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी विकल्पों पर कंपनी की सहमति से पैकेज बनाने का भी निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम के ओलीडी ओपी अंतर्गत खड़िया बस्ती के समीप हत्या के एक मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, कारतूस और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। झारखंड के कई क्षेत्रों में भूमिगत खदानों में लगी आग से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रामगढ़ जिले की बंद पड़ी कोयला खदान में भीषण आग लपटों से दहशत का माहौल है। देखिए ये रिपोर्ट। लग गई है। थोड़ी थोड़ी दूर पर करीब आधा दर्जन जगहों पर जमीन के नीचे से काले धुएं के साथ आग की लपटें निकल रही हैं, जिसके कारण भुचुंगडी के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घने धुएं के कारण इलाके में अंधेरा छा गया है। आग की लपटें इतनी भीषण है कि गर्मी के मौसम में यह इलाका और गर्म हो गया है। भयंकर गर्मी के कारण आसपास के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वार्ड सदस्य ठाकुरदास महतो ने कहा कि इस संबंध में सीसीएल प्रबंधन को लिखित रूप से अवगत कराया गया है। इस पर हमने सीसीएल प्रबंधन को भी लिख के दिए। प्रबंधन के अधिकारी भी आके देख के चले गए। कुछ इस पर कोई निर्णय नहीं लिया अभी तक। भेड़ा नदी के किनारे बंद पड़ी कोयला के खदान से जिस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं, उससे स्थिति भयावह नजर आ रही है। वार्ड सदस्य ठाकुरदास महतो ने कहा कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो गांव जलकर खाक हो सकते हैं और कई लोग बेघर हो सकते हैं। सीसीएल प्रबंधन से ये मांग करते हैं कि अति शीघ्र इस आग पर काबू पाए, बुताने का कष्ट करें, अन्यथा भुचुंडी गांव 1 सप्ताह के अंदर पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। बंद पड़ी कोयला खदान में आग लगने से जहां एक और स्थानीय लोगों को बेघर होने की चिंता सता रही है,
वहीं दूसरी ओर धुएं से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। राज्य में अचानक गर्मी का सितम बढ़ गया है और पारा तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 3 दिनों के बाद तापमान में और धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 24 अप्रैल तक राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में उमस भरी गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 25 और 26 अप्रैल को कई इलाकों में लू के प्रकोप को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में लू की स्थिति रह सकती है। और अब एक नज़र डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम 27 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विश्व पृथ्वी दिवस पर धनबाद के झरिया में बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देखिए ये रिपोर्ट। इस दौरान बच्चे तख्तियां और पृथ्वी का मॉडल लेकर नारा लगाते नजर आए। संस्थापक पिनाकी रॉय ने कहा कि वर्तमान समय में पृथ्वी और पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। इसका मेन उद्देश्य है कि झरिया में जो अंधाधुंध माइनिंग हो रहा, परिवेश, ये पृथ्वी के ऊपर में इतना अत्याचार हो रहा, उसका गवर्नमेंट का अट्रैक्शन के लिए हम लोग को ये रैली का आयोजन किया गया है, क्योंकि सारा दुनिया सारा एनवायरनमेंट के ऊपर में सोच रहे हैं। झरिया के कोल एरिया में कोयला चुनने वाले बच्चों ने इस दौरान रचनात्मक तरीके से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अर्थ डे के हिसाब से हम लोग रैली निकाले, जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि मतलब झरिया का क्षेत्र कितना ही मतलब प्रदूषण से भरा हुआ है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर झरिया के बच्चों की ओर से निकाली गई जन जागरूकता रैली एक सराहनीय पहल रही, जिसने लोगों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकृष्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक स्वागत। पीएम के विमान को लड़ाकू विमानों में किया एस्कॉर्ट। जद्दा पहुंचने पर दी गई तोपों की सलामी। मुख्यमंत्री ने बार्सिलोना में भारतीय उद्योगपतियों से की मुलाकात। झारखंड में निवेश का आमंत्रण। मशहूर फुटबॉल क्लब ने प्रशिक्षण के लिए दिया MOU का प्रस्ताव। भाजपा प्रदेश कार्यालय में वक्फ संशोधन अधिनियम जन जागरण अभियान के तहत कार्यशाला। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी हुए शामिल। रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांके डैम का किया निरीक्षण। हालत पर जताई चिंता। साफ सफाई को लेकर पर्यटन सचिव से की बात, दिए निर्देश।